दोस्तों, आज संगीता के बेटे की दूसरी शादी होने वाली थी। उसकी पहली शादी का क्या हुआ वो संगीता भूल जाना चाहती थी, क्योंकि वो एक बहुत ही अजीब घटना थी। लेकिन आज उसके बेटे की दूसरी शादी थी तो उसे ये यकीन था कि उसकी होने वाली बहू उसके बेटे का बहुत ख्याल रखेगी। उसका बेटा बहुत अच्छा कमाता था और दिखने में भी काफी हैंडसम था, और वो अपने परिवार का इकलौता वारिस था, इसीलिए सभी उसे बहुत प्यार भी करते थे। और इसीलिए ये बात किसी को अजीब भी नहीं लग रही थी कि उसके बेटे की इतनी जल्दी दूसरी शादी जो है वो तय हो चुकी। लेकिन संगीता का दिल धक धक कर रहा था। जैसे जैसे रात नजदीक आ रही थी वैसे ही माँ संगीता का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वो काफी चिंतित हो रही थी। संगीता की बेटी को भी ये बात पता था और वो भी उसके ही तरह चिंतित थी। तब जाकर वो अपनी माँ से बोली कि माँ, अगर फिर वही हुआ तो क्या करेंगे। तभी संगीता ने अपनी बेटी से कहा कि अपनी मुंह से कुछ अच्छा निकालो, तो मैं तो पहले से ही चिंतित हूँ। अब तो सभी मेहमान भी घर पर आ चुके थे। पिछली बार देश में महामारी थी, इसीलिए ये लोग इतने लोगों को आमंत्रित नहीं कर पाए थे। लेकिन इस शादी में बहुत सारे रिश्तेदार उत्साह के साथ आए थे और इसीलिए लोग पिछली शादी के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे और ये भी नहीं जानते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि उनके बेटे को दूसरी शादी करनी पड़ी। अभी उसका बेटा भी बहुत खुश था, उसे भी कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि जो ये उसकी पहली पत्नी थी उससे कई गुना ज्यादा दूसरी होने वाली पत्नी खूबसूरत थी और उम्र में भी छोटी थी, तो उसे के बेटे को तो खुश होना लाजमी ही था। उस समय सर्दी का मौसम होता है। ज्यादातर मेहमान जो थे वो उसके घर पर ही ठहरे हुए थे और समारोह बाहर हो रहा था, नाच गाना चल रहा था। लोग आपस में हंसी मजाक कर रहे थे। संगीता ने अपनी जेठानी से कहा है कि दुल्हन जो है वो दूसरे शहर से आई है तो बहुत थकी होगी, तो उसने कहा कि उसे पहले बेटे के कमरे में नहीं भेजना चाहिए। तभी संगीता की जेठानी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया है, उनकी अभी अभी शादी हुई है और तुम हो कि उनकी रात को खराब करना चाहती हो। वो कहती है कि मानती हो कि शादी ब्याह में बेटे को थकावट होगी, बहू को थकावट होगी, लेकिन नया है, नए लोग हैं, कॉफी वगैरह पिला दो, फ्रेश हो जाओ, और सुबह वैसे भी रिसेप्शन है। तभी संगीता बोली कि नहीं नहीं, बहू थक जाएगी। तभी उसकी जेठानी ने फिर से कहा कि आजकल कोई भी इतना नहीं थकता, लड़कियों को तो वैसे भी अपनी शादी का बहुत शौक होता है। और वो कहती है कि अपने बेटे के कमरे में बहू को भेज दो। अब रात को वैसे भी 12 बज गए, सुबह उठकर उन्हें जल्दी तैयार भी होना था। अब वो संगीता की जेठानी उससे पूछती है कि तुम ऐसे टाइम क्यों लगा रही हो, सभी रस्में हो चुकी है, सभी लोग नाच गाकर थक गए हैं, अब दुल्हन भी थक गई होगी तो वो भी अपने कमरे में जाना चाहती थी। संगीता की जेठानी तो वैसे ही बाल की खाल निकालने में माहिर थी दोस्तों, सबसे घर में बड़ी भी थी, और इसीलिए संगीता ने सोचा कि वो जेठानी से सलाह मशवरा कर ले, लेकिन उसने उन्हें डांट सुना दी। और फिर उसकी जेठानी ने कहा कि जाकर के दुल्हन को कमरे में भेजो, और उसे दुल्हन को कमरे में भी ले जाया जाता है, ताकि सभी को कमरे से निकाल कर संगीता अपनी नई बहू के पास सामने बैठ गई और कहा कि उससे, बेटा तुम अपने परिवार में सबसे बड़ी हो और तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो और इसीलिए मैंने तुम्हें पसंद भी किया था। संगीता बहू से कहती है कि देखो बेटा, जब शादी होती है तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हमें पसंद नहीं आती, लेकिन बेटा तुम थोड़ा सा सब्र कर लेना, थोड़ा धैर्य रख लेना। तभी बहू ने कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि माँ जी आप मुझसे क्या कह रही हैं। तभी संगीता ने कहा कि अगर मेरा बेटा कुछ उल्टी सीधी बातें कह दे तो उसकी बातों पर तुम ध्यान मत देना, कमरे की बात को कमरे में ही रखना, सुबह मुझे तुम बता देना, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। अब ये बात सुनकर के बहू थोड़ा सा घबरा जाती है कि वो किस विषय पर उसकी सास ऐसी बातें कह रही है। अब वो थोड़ा सा घबरा करके बोली कि ठीक है सासू माँ, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अब इस घर की इज्जत भी वो उसकी इज्जत बन गई थी। अब वो दुल्हन को सहारा देकर, हौसला देकर अपनी बाहर आ जाती है और सभी लोग, अब रिश्तेदार अपने बेड पर सोने गए थे। घर में बहुत सन्नाटा था क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा थके हुए थे और इसीलिए सभी रिश्तेदार सो चुके थे। ठंडी की रात वैसे भी बहुत शांत होती है, लेकिन संगीता को आज नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर के बाद आखिर संगीता भी सोने जाती है, लेकिन फिर भी संगीता की आंखों में नींद नहीं आ रही थी और उसकी आंखें जो थी वो बार बार घड़ी की ही ओर देखे जा रही थी। काश कि वो चाहती थी कि सुबह जल्दी हो जाए तो फिर उसकी चिंताएं सारी खत्म हो जाती। लेकिन जैसे ही रात के 2:30 बजते हैं तो संगीता का जो डर था दोस्तों, वो अब कहीं ना कहीं जाकर के अपने अंजाम पर पहुंचने वाला था। जिस चीज को लेकर माँ संगीता इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि वो अपने बेटे से भी डरी हुई थी और बहू को भी बहुत समझा के आई थी, लेकिन आखिरकार रात के 2:30 बजे उनके साथ वही चीजें होने लगती जिनका उनको भय था। अब जैसे ही आधी रात का समय हो जाता है तभी संगीता ने एक जोरदार चीख सुनी थी और फिर उसे ये बात पता चल गया था कि उसके कमरे में अब क्या होने वाला था। और फिर उसके बाद बार बार कमरे से चीखें सुनाई देने लगी थी और ये एक लड़की की चीखने की आवाज थी। और वो लड़की कौन थी दोस्तों, ये संगीता बहुत अच्छे से जानती थी। सभी मेहमान लोग भी अब धीरे धीरे उठने लगे थे। तभी अचानक से उसके बेटे का कमरे का दरवाजा खुला और जो उसकी बहू थी वो पागलों की तरह चीखती हुई बाहर भागी थी।
उसे पता ही नहीं चला कि वो तो दुपट्टा तक नहीं ली थी। अस्त व्यस्त कपड़ों में संगीता की बहू बाहर निकल गई थी और सीधे ही घर से बाहर भाग जाना चाहती थी। जब कुछ औरतों ने उस नई नवेली दुल्हन को पकड़ा और कहा कि बेटा ऐसी क्या बात हो गई, तुम अपने आप को संभालो, तुम ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे। सभी उसे समझाने लगे, लेकिन वो बहू जो थी वो बेहोश हो चुकी थी। अब जब कोई बेहोश होता है तो जाहिर सी बात है उसके मुंह पर पानी की छींटे वगैरह मारा जाते हैं, लेकिन उसकी बहू तो पानी की छींटे मारने पर भी होश नहीं आ रही थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया था और फिर उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया। संगीता उसे अस्पताल नहीं ले जाना चाहती थी क्योंकि वो जानती थी कि तमाशा बन जाएगा, लेकिन अब उसके पास कोई चारा भी नहीं था क्योंकि नई नवी दुल्हन जो थी वो किसी भी तरह होश में नहीं आ रही थी। अब उसके मायके वाले को भी बुला लिया जाता, उसके माँ बाप को बुला लिया जाता है और उन्होंने भी एक दूसरे के कानों में बात करना शुरू कर दी कि पता नहीं हमारी बेटी को ऐसा क्या हो गया, आखिर इन लोगों ने इसके साथ ऐसा क्या किया। वो सभी लोग संगीता को कुछ अजीब ही नजर से देख रहे थे। सभी के आंखों में सवाल ही सवाल थे हर तरफ और संगीता जो थी वो बिल्कुल परेशान से हॉस्पिटल में घूम रही थी। संगीता घर आकर के अपने बेटे से भी पूछना चाहती थी कि तुमने क्या किया है, और वो बेटा जो था वो उस वक्त घर पर ही नहीं था और उसका फोन भी स्विच ऑफ था और कमरे की हालत भी बिल्कुल नॉर्मल थी। कोई भी ऐसी हरकत नहीं लग रही थी कि जैसे कोई चीज टूटी हो या फिर उसने अपनी बीवी पर हाथ वगैरह उठाया होता है। लोगों के सवालों से बचने के लिए शायद उसका बेटा अरविंद जो था वो कहीं चला गया था। दोस्तों फिलहाल तो संगीता को अपनी बहू की फिक्र ही थी, तो फिर वो तुरंत अस्पताल वापस गई। 2-3 घंटों में अस्पताल वालों ने उसकी बहू को छुट्टी भी दी थी। उसकी बहू जो थी वो उसके घर नहीं आना चाहती थी, वो क्योंकि वो बहुत ज्यादा डरी हुई थी, घबराई हुई थी। लेकिन फिर भी उसकी बहू की माँ ने समझाया कि तुम्हें लेकर ससुराल चलते हैं, वरना लोगों को हम क्या जवाब देंगे। लोग जो है वो तरह तरह की बातें बनाएंगे। और संगीता ने भी अपनी बहू को समझाया कि बेटा सुबह वैसे भी रिसेप्शन की मतलब मुंह दिखाई की रस्म पूरी हो जाए तो तुम अपनी माँ घर चले जाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। सास की बात सुनकर बहू गुस्से में आ गई और कहे कि भाड़ में गई आपकी रस्में, मैं आपके घर में अब एक पल के लिए भी नहीं रुकूंगी। मैं अपने घर जाऊंगी और मुझे अपने घर जाने से ना कोई समाज रोक सकता है और ना ही कोई कानून रोक सकता है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीने का हक है। मुझे आपके बेटे के साथ एक पल भी नहीं रहना है। उसकी बहू ने उसे अपना फैसला सुना दिया था और वो चुपचाप आंखों में आंसू लिए संगीता अपनी बहू को देखती रही, क्योंकि ये पहले भी हो चुका था जब अरविंद की पहली शादी हुई थी। अब दोस्तों पहली बार बहू के साथ भी वही हुआ था। वो मेरे पसंदीदा लड़की थी, वो मेरे यानी कि संगीता के बेटे की ही दोस्त थी और वो उसे काफी पसंद भी करती थी और वो बहुत ही खुशी के साथ वो अरविंद से शादी भी की थी और उसमें उन लोगों ने बहुत उसका सहयोग भी किया था, क्योंकि पहली पत्नी जो थी वो अमीर घर की थी और बहुत अच्छी लड़की थी और संगीता को भी पहली बहू बहुत पसंद आई थी। और कुछ ही दिनों में संगीता ने ये महसूस कर लिया था कि वो अरविंद के साथ खुश भी है और पसंद भी करने लगी थी, क्योंकि उसने सामने से ही बेटे के लिए रिश्ता भेजा था। लेकिन शादी के बाद उस बहू के साथ भी वही हुआ था। शादी की पहली रात वो भी चिल्लाते हुए कमरे से बाहर भागी थी और फिर उसके बाद बेटे की शक्ल तक उसने देखने से मना कर दिया था। अरविंद की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी। सभी लोगों ने पहली बहू को बहुत समझाया कि बेटा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, लेकिन उसने कहा कि मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो गई है। और अब उस लड़की को भी समझाया जा रहा था जो दूसरी बहू आई थी, लेकिन वो भी यही चीज कह रही थी कि अगर मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ तो नहीं रहूंगी। अब अरविंद भी सामने से कुछ नहीं बोल रहा था। पता नहीं संगीता का बेटा अरविंद कहाँ चला गया था। लड़की का बाप बार बार उसे कह रहा था कि उस लड़के को बुलाओ, हम उसे पूछना चाहते हैं कि आखिर उसने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्या किया है। अब अरविंद जो था वो रात के टाइम पर घर आ गया और सभी उस पर सवालों की बौछार कर रहे थे, लेकिन उसने बस चुप्पी साध दी थी, वो कुछ नहीं बोल रहा था। थक हार कर आखिरकार सभी खामोश हो गए। लड़की के माँ बाप भी अरविंद को भला बुला और धमका कर चले गए और वो अपनी बेटी को भी साथ ले गए और अच्छा खासा इधर संगीता के घर पर तमाशा हो गया था। सभी मेहमानों के सामने संगीता की नाक कट गई थी। लड़की के माँ बाप ने संगीता और उसके परिवार वालों की बेइज्जती करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन फिर भी अरविंद अपने मुंह से एक शब्द नहीं निकालता है। अरविंद के पिता तो पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। सारी बेइज्जती अकेले अरविंद की माँ को ही सहनी पड़ी थी। घर में जमा लोगों ने भी अच्छी खासी संगीता और उसके बेटे को बातें सुना दी थी। लड़की की माँ तो काबू में ही नहीं आ रही थी और वो बहुत ही चीख चीख कर संगीता को भला बुरा कह रही थी, लेकिन उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं थी। आखिर उसकी बेटी की भी तो जिंदगी बर्बाद हुई थी। और आज संगीता खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी कि काश आज अरविंद के पिता होते तो शायद इतनी जल्दी संगीता हिम्मत नहीं हारती, लोगों के तानों को वो सुन पाती। वो अकेली ही बस सुनती रहती थी। और अरविंद जो था वो बड़ा था। अरविंद से छोटी उसकी एक बहन भी थी जो कि कॉलेज में पढ़ा करती थी। सभी लोग आपस में कानाफूसी कर रहे थे। अरविंद को लेकर के तरह तरह की कहानियां बनाई जा रही थी। कोई ये कह रहा था कि पता नहीं शायद अरविंद पागल है, तो फिर कोई ये कह रहा था कि लगता है कि अरविंद दिमागी मरीज है, तो कोई ये कह रहा था कि पता नहीं उस नई दुल्हन के साथ इसने ऐसा क्या किया कि वो इतना ज्यादा डर गई।
अब जितनी मुंह उतनी सारी बातें, लेकिन संगीता के पास इस चीज का कोई जवाब नहीं था। जब लोगों को असल वजह ना पता हो तो जाहिर सी बात है वो खुद की कहानियां बना ही लेते हैं, और खुद की बनाई हुई उल्टी सीधी कहानियां सच से कई ज्यादा खतरनाक होती है दोस्तों। लेकिन समस्या तो ये थी कि सच तो संगीता को भी नहीं पता था कि आखिर ऐसी क्या बात थी कि सुहाग रात को ही उसकी बहू जो है वो उसके बेटे के कमरे से चीखती हुई भाग जाती थी, और उस दूसरी बहू ने भी कुछ नहीं बताया था। बहुत ही सोचा संगीता ने अपने मन में कि हो सकता है कि उसने अपने माँ बाप को कुछ बताया हो, और यही सच जानने के लिए संगीता ने उसके घर पर फोन कर दिया। भले ही वो उनसे रिश्ता खत्म करके गए थे, लेकिन इंसानियत के नाते ही संगीता ने उस दूसरी बहू का हाल चाल लेने के लिए उसके घर पर फोन किया। फोन लड़की की माँ ने उठाया। संगीता ने पूछा कि अब कैसी तबीयत है आपकी बेटी की। अब ये संगीता की आवाज सुनते ही उसकी माँ भड़क गई थी और उनसे कहने लगी कि मेरी बेटी जो थी वो अब तक ठीक नहीं हुई है, और खबरदार जो आगे से आपने मुझे फोन किया था। अब ये सब सुनकर के संगीता और ज्यादा परेशान हो गई। उसकी पहली बहू के साथ भी ऐसा हुआ था। उसके बेटे ने बताया था कि वो कम से कम 6-7 महीने तक बीमार रही थी। आखिर क्या प्रॉब्लम थी संगीता के बेटे अरविंद को, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर उसमें ऐसी क्या कमी थी कि उसकी पत्नियां उसे डरकर भाग जाती थी। अरविंद की अगर बात की जाए तो वो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का था। बचपन से ही वो बहुत कम बोलता था, लेकिन उसके अंदर कोई भी ऐसी हरकत नहीं थी जो कि अबनॉर्मल होती। अरविंद जो था वो संगीता की पहली संतान था, और इसीलिए उसने बहुत ही लाड प्यार से उसे पाल पोस करके बड़ा किया था। लेकिन इतना लाड प्यार देने के बावजूद भी अरविंद बिगड़ा नहीं था। हाँ, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। वो यही कहता था कि मेरी खूबसूरती और स्मार्टनेस के आगे सभी पानी भरते। उसका पहनने ओढ़ने का उसे बहुत शौक था। अच्छी अच्छी ब्रांडेड चीजें पहना करता था, और पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, और नौकरी पर भी उसने टाइम से पकड़ ली थी, और अपनी बहन के लिए एक जिम्मेदार भाई भी बन चुका था। अपनी बहन श्रुति को वो कॉलेज लेकर के जाता और वापस से घर भी लेकर के आता था। घर में खर्च के लिए वो पैसे भी देता था, और कभी भी उसने अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी। उसके ऐसे कोई दोस्त भी नहीं थे कि जो संगीता ये सोचती कि वो गलत संगत में पड़ गया था। कोई नशा वगैरह भी नहीं करता था। बस उसके कुछ गिने चुने ही दोस्त रहे थे दोस्तों। और उसका सबसे अच्छा दोस्त जो था वो बाहर विदेश में रहता था, और कभी कभी वो उससे फोन पर बात करता था। और वो कभी कभी अरविंद भी अपने दोस्त से अपनी माँ की बात कराता था, और कभी कभी वो अपनी माँ से कहता है कि मम्मी क्यों ना हम श्रुति की शादी इसी से करवा दे, ये बहुत ही अच्छा लड़का है। कुल मिलाकर के सब कुछ बहुत नॉर्मल था। लेकिन दोस्तों फिर भी अरविंद के साथ ऐसा क्या होता, ये जो 2 बार उसके साथ हुआ था ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। आखिर पता नहीं अरविंद में क्या कमी थी, वो ऐसा क्या करता था अपनी पत्नियों के साथ कि वो शादी की पहली रात भाग जाती थी। अब दिन धीरे धीरे ऐसे ही आगे बढ़ रहे थे, और अरविंद भी अब थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका था। अब घर में थोड़ी बहुत वो बात भी करने लगा था। इस बार संगीता ने ये सोचा कि अरविंद की वो तीसरी शादी कराए, और एक ऐसी लड़की से कराए जो कि उसे ये बताए कि आखिर शादी की पहली रात अरविंद उनके साथ ऐसा क्या करता है कि दुल्हन भाग जाती है। अरविंद की दूसरी दोनों पत्नियों से उसकी तलाक हो चुकी थी, और संगीता ये भी चाहती थी कि जो ये बहू आए वो उसके ही घर में रहे, वो यहाँ से भाग करके कहीं ना जाए। और संगीता किसी की जिंदगी भी नहीं बर्बाद होने देना चाहती थी, क्योंकि वो भी एक बेटी की माँ है, और वो ये बात अच्छे तरीके से जानती थी कि तलाक का थप्पा एक लड़की के लिए कितनी बड़ी बदनामी होता है। संगीता बहुत सोच विचार करने के बाद इस बात पर पहुंची कि अरविंद की शादी जो है वो एक और शादीशुदा औरत से करवाएगी, जिसकी पहले से ही शादी हो चुकी हो, और वो तलाकशुदा हो या फिर विधवा हो। और जल्दी ही संगीता को एक ऐसी लड़की मिल भी जाती है। लड़के वालों को भी शादी की जल्दी थी, और इसीलिए उन्होंने भी ज्यादा छानबीन नहीं की। लड़की जो थी वो कम उम्र की थी, लेकिन काफी ज्यादा वो सुंदर नहीं थी, बस वो देखने में ठीक ठाक थी। दुबली पतली और सामान्य सी नाक नक्शे वाली लड़की थी। संगीता ने लड़की वालों को ये बताया कि मेरे बेटे की ऑलरेडी एक शादी हो चुकी है, और मेरे बेटे की पत्नी जो है वो कुछ समय रहने के बाद उसे तलाक देकर के चली गई। थोड़ा बहुत संगीता को झूठ बोलना पड़ा, क्योंकि सच बताने की स्थिति में वो बिल्कुल नहीं थी। लड़की वाले भी शादी के लिए राजी हो गए थे, और संगीता ने अरविंद की फोटो लड़की को दिखाई तो उसने शादी से साफ इनकार दिया। अरविंद बोला कि मुझे शादी नहीं करनी है, इतनी आम सी शक्ल सूरत से ये लड़की है तो मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। अरविंद की बात सुनकर के संगीता ने उसे डांटते हुए कहा था कि चुप हो जाओ, जिस तरह की तुम्हारी हरकतें हैं उन हरकतों के चलते तो तुम्हारी कभी शादी ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन फिर भी वो संगीता एक माँ थी, और इसीलिए वो ये सोचती कि कब तक वो अपने बेटे को कुंवार देखेगी और कब तक वो इसका ध्यान रख पाएगी। आखिर उसके जाने के बाद कोई तो ऐसा हो जिसके साथ उसके बेटा जिंदगी गुजार सके। और ये बोलते हुए संगीता की आंखों में आंसू आ चुके थे। संगीता के आंख में आंसू देकर अरविंद चुप हो गया और शादी के लिए रजामंदी दे दी, और फिर उठ करके कमरे में चला गया था। कहीं ना कहीं अरविंद के दिल में भी कोई चोर जरूर था, वो अपनी माँ से नजरें चुरा रहा था।
लेकिन इस बार संगीता ने भी ये तय कर लिया था कि वो सच जानकर ही रहेगी। संगीता ने पहले ही सोच लिया था कि इस बार वो लड़की को अपने भरोसे में ले लेगी, लेकिन लड़की को ये नहीं बताओगी कि पहले उसकी पत्नी डरकर भाग गई थी। उसे वो प्यार से समझाएंगी, उसे उस नई लड़की को भरोसा दिलाएगी कि अगर कुछ ऐसी वैसी बात हो तो वो संगीता से आकर कहे और वो उसकी समस्या का समाधान करेगी। पर इस बार शादी का जो प्लान था वो बहुत ही सादगी से करने का प्लान था संगीता का। और फिर संगीता ने बहुत ही सादगी के साथ अपनी बेटे की शादी करा दी और उस लड़की का नाम रश्मि था, जो कि बहुत प्यारी थी। रश्मि ये संगीता की बेटी ने मना भी किया था कि मम्मी रहने दो, भैया की शादी मत कराओ, लेकिन फिर भी संगीता ने उसे समझाया कि बेटा हो सकता है कि तेरे भाई के साथ कोई ऐसा मसला हो जिसको सुलझाना हमारा फर्ज बनता है। खैर शादी जो है वो हो गई। इस बार संगीता ने कोई ज्यादा मेहमान को भी नहीं बुलाया। घर में बस कुछ एक मेहमान थे जो कि उसके रिश्तेदार नहीं थे बल्कि उसके कुछ जानने वाले थे। संगीता की कुछ सहेलियां वगैरह थी और उनके परिवार वाले थे। दोस्तों, रश्मि को वो अरविंद के कमरे में ले गई और उसे बेड पर बैठाते हुए संगीता ने रश्मि का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे दबाते हुए कहा कि देखो रश्मि बेटा, तुमसे मुझे एक बहुत जरूरी बात कहनी है, बहुत ही ध्यान से तुम मेरी बातों को सुनना। रश्मि जो है वो आश्चर्य से अपनी सास को देखने लगी कि भला ऐसी कौन सी बात है जो इन्हें आज अभी करनी है। तभी संगीता ने रश्मि को समझाते हुए कहा कि बेटा, अरविंद जो है इस शादी के लिए तैयार नहीं था। बहुत ही मुश्किल से मैंने उसे शादी के लिए तैयार किया था। हो सकता है कि मेरा बेटा जो है वो कुछ अजीबोगरीब हरकतें कर दे। हो सकता है कि वो तुम्हें डराने की भी कोशिश करे जिससे कि तुम उसे छोड़ करके भाग जाओ। लेकिन बेटा, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं डरना है। जो भी हो तुम मुझे आकर के सब कुछ कहना। बस तुम्हें उसे डराने धमकाने भी या फिर उसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। रश्मि ने उसकी बातों को सुनकर हामी में सिर हिला दिया था और इससे संगीता बहुत संतुष्ट हुई थी। और फिर रश्मि को आराम करने का बोलकर संगीता कमरे से बाहर आ गई। संगीता अपने कमरे में नहीं गई, बहरहाल वो बाहर सोफे पर ही हॉल में बैठ गई और श्रुति को उसने उसके कमरे में भेज दिया कि तुम जाकर के सो जाओ, बहुत रात हो चुकी है। श्रुति जो थी वो अरविंद की बहन है, वो कमरे में जा चुकी थी, लेकिन जाते जाते उसने ये जरूर कहा था कि मम्मी आप जो ये कर रही हैं वो बहुत गलत कर रही हैं। आप भी हर समस्या का हल सिर्फ शादी ही समझती है। आपको किसी की बेटी की जिंदगी के साथ यूं खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। श्रुति जो थी ये बोलकर जा चुकी थी और संगीता सोफे पर लेटी दिल ही दिल में अपने भगवान को याद कर रही थी और उनसे दुआ मांग रही थी कि हे भगवान, ये जो रात है वो बस अच्छे से बीत जाए। बहुत ही ज्यादा खामोशी थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे तूफान से आने की पहले की ये खामोशी हो। घड़ी की टिक टिक भी संगीता के सर पर हथौड़े की तरह लग रही थी। संगीता अपने भगवान से प्रार्थना करने में लगी हुई थी, तभी वही हुआ जिसका उसे डर था। रश्मि जो है वो चीखते हुए कमरे से बाहर आई थी और पागलों की तरह घर के बाहर भाग जाना चाहती थी। संगीता ने जैसे तैसे करके उसने अपनी बहू को पकड़ा था और जैसे तैसे उसे समझाकर थोड़ा शांत किया था। रश्मि जो थी वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थी। जब थोड़ा सा शांत हुई तो बदहवासी में बोली कि आपको अपने बेटे की पहले मेडिकल जांच करवानी चाहिए थी। अगर आप ऐसा करा लेती तो फिर आपको और मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। रश्मि तो काफी ज्यादा समझदार लड़की थी, उसके पास तो कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। वो तो हर हाल में इस शादी को निभाने के ही बारे में सोचती, लेकिन रश्मि ने भी इस रिश्ते को नहीं निभाया और फिर वो अरविंद को छोड़ करके चली जाती है। दूसरे दिन रश्मि के घर से फोन आता है कि अपने बेटे से कहकर हमारी बेटी को तलाक दिलवा दो, वरना ये काम हम अदालत में जाकर के करवाएंगे। संगीता जो थी वो सदमे की हालत में फोन पकड़े सोफे पर बैठ गई थी, यानी कि अब अरविंद को कोई मजबूरी में भी अपनाने को तैयार नहीं था। पहले जो संगीता अपनी बहुएं लाई थी वो अमीर घराने की, सुंदर और पढ़ी लिखी थी, लेकिन रश्मि तो एक विधवा महिला थी प्लस गरीब घराने की थी और बहुत ज्यादा सुंदर भी नहीं थी। रश्मि को संगीता ने पहले सब कुछ ही समझा दिया था और तभी भी वो इतना ज्यादा बदहवास हो गई थी। आखिर ऐसी क्या कमी थी अरविंद में, उसके बेटे में? वो जो भी जेवरात देती थी संगीता को, दूसरे ही दिन वो जेवरात लड़की वाले वापस कर देते थे। संगीता कोई दहेज भी नहीं लेती थी। तो फिर आखिर ऐसा क्या था कि ऐसे खूबसूरत पढ़े लिखे अमीर लड़के को छोड़ करके लड़कियां भाग जाती थी? संगीता का दिमाग ये सोच सोच करके फटा जा रहा था कि कैसे पता लगाए कि आखिर बात क्या है। अरविंद भी अपने मुंह से कुछ कहता नहीं था। जब भी संगीता उससे कुछ इस बारे में बात करने की कोशिश करती तो अरविंद उठकर बाहर चला जाता था। संगीता को वो बात करने का मौका ही नहीं देता था। लेकिन अब संगीता हर वक्त अपने बेटे पर नजर रखने लगी थी। उसके एक हरकत पर ध्यान देती थी कि शायद कुछ ऐसा ध्यान मिले जिससे वो पता लगा सके, कि सच जान सके कि आखिर उसके बेटे की सच्चाई है क्या। लेकिन अरविंद के हाव भाव से कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसमें कुछ अबनॉर्मल है। एकदम ही नॉर्मल लड़कों की तरह ही था जैसे कि बाकी के लड़के होते हैं। एकदम ही नॉर्मल था, साधारण था, जैसे कि सभी लड़के होते हैं। संगीता को कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वो कैसे पता लगाए। और एक दिन तंग आकर के उसने अपने बेटे के दोस्त को फोन लगाया। वो विदेश में रहने वाले दोस्त को फोन लगाती है और फिर उससे पूछती है कि नितिन, तुम अरविंद के इकलौते दोस्त हो,
जैसे कि अरविंद अपने दिल की सारी बातें करता है, मुझे अरविंद के बारे में तुम सब कुछ बताओ कि उसने अपने जीवन के बारे में तुम्हें कुछ ना कुछ तो जरूर बताया होगा। लेकिन ये सुनकर तो संगीता और हैरान हो गई कि उसने अपने दोस्त को अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं था। उसने उसे कोई ऐसी बात नहीं कही थी जो कि नितिन उसकी माँ से कहता और जिससे कि उसकी माँ को कुछ पता चल पाता कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। संगीता ये सुनते ही हैरान हो गई कि वो इतनी बातें इसे ही करता और कुछ भी इसे नहीं बताता है। और बस यही बात संगीता को बहुत ज्यादा अजीब लगी थी कि उसने अपने दोस्त को ये भी नहीं बताया कि उसकी 3 शादियां हो चुकी है और उसकी तीनों ही पत्नियां उसे छोड़ करके भाग चुकी है। लेकिन उसने ये बात अपने दोस्त को नहीं बताई, उस दोस्त को जो कि उसका सबसे अच्छा दोस्त था। और ये बात संगीता को बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन शायद उसने इसीलिए ना बताया हो क्योंकि वो शर्मिंदा ना होना चाहता हो अपने दोस्त के नजर में। शादी की रात ही पत्नी का भाग जाना, वो भी 3 पत्नियों का भाग जाना, वाकई में शर्मिंदगी की बात थी। धीरे धीरे करके 6 महीने गुजर गए और घर में सब कुछ नॉर्मल हो गया था, लेकिन अभी भी संगीता अपने बेटे को लेकर बहुत परेशान थी। आखिर ऐसा क्या था कि दुल्हन शादी की रात को ही भाग जाती थी। संगीता ने एक बार फिर से अरविंद की शादी के लिए सोचा और इस बार संगीता ने ये ठान लिया कि वो अब सच्चाई जानकर ही रहेगी। और इस बार इसने लड़की को सब कुछ बता दिया, कुछ नहीं बताया। और लड़की भी किसी ऐसे घर की वो लाई थी जिसे शादी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि वो लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और उसके घर में उसके 2 छोटे भाई थे। संगीता ने उससे कहा कि तुम्हारे दोनों भाइयों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी ऊपर रहेगी और शादी में भी आपके परिवार को कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ेगा। लड़की को तो संगीता ने राजी कर लिया था, लड़की के माँ बाप भी राजी हो गए थे, लेकिन ये बात उसने लड़की के पिता को माता को नहीं बताई थी, बस लड़की को बताई थी। लड़की जो थी वो थोड़ी डर गई थी, घबरा गई थी, क्योंकि संगीता ने शादी से पहले ही लड़की को सारी बातें समझा दी थी। पहले तो वो लड़की बहुत ज्यादा डर गई और फिर खुद को संभालते हुए बोली कि कुछ भी हो, मैं फिर भी इस शादी के लिए तैयार हूँ। अगर मेरे थोड़े से त्याग से मेरे भाइयों की जिंदगी बन जाएगी तो फिर उसमें क्या बुराई है, जो कुछ भी होगा वो मैं सहन कर जाऊंगी। और वैसे भी सारे समझौते तो औरतों को ही करने पड़ते हैं। लड़की जिसका नाम सुमन होता है दोस्तों, भले ही वो गरीब घर की थी, लेकिन वो बहुत ही ज्यादा संस्कारी और समझदार लगी थी संगीता को। दिल ही दिल में संगीता बहुत खुश हो गई थी कि अगर सुमन उसकी बहू बन करके घर में टिक जाती है तो ये उसके लिए सौभाग्य की बात होने वाली थी। संस्कारी होने के साथ साथ सुमन जो थी वो बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थी। और इस बार शादी जो थी वो मंदिर में हुई थी, सब कुछ ठीक था। और सबसे बड़ी हैरानी की बात थी वो ये थी कि अब रात भी गुजर चुकी थी और अगला दिन सुबह भी हो चुका था। सुबह होते ही संगीता ने कमरे का दरवाजा खटखटाया, लेकिन किसी ने कमरे का दरवाजा नहीं खोला। संगीता परेशान हो गई, कोई दरवाजा अंदर से खोल ही नहीं रहा था। और थोड़ी देर के बाद कमरे की दूसरी चाबी लेकर के आकर संगीता ने खुद ही उस कमरे का दरवाजा खोला और कमरे के अंदर का दृश्य देखकर संगीता की चीख निकल गई थी, क्योंकि वहां पर उसकी बहू बेहोश पड़ी थी और उसका बेटा उसके कमरे में कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो उस वक्त बाथरूम में था। संगीता ने जल्दी से डॉक्टर को बुलाया और फिर डॉक्टर ने कहा कि वो सिर्फ डर की वजह से बेहोश हो गई है। उसके शरीर पर किसी भी तरह के कोई चोट के निशान नहीं थे। अरविंद के चेहरे से भी चिंता झलक रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी इस चीज को लेकर को परेशान हो गया था। अच्छे से डॉक्टर जब चेकअप करते हैं और फिर कुछ दवाइयां देकर के डॉक्टर तो घर से चले जाते हैं। डॉक्टर ने ये कहा था कि सुमन को जल्दी ही होश आ जाएगा। अरविंद भी तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए निकल गया था और संगीता सुमन के ही पास बैठे रही। और थोड़ी देर के बाद सुमन ने अपनी आंख भी खोली थी। होश में आते ही वो बाहर की तरफ भागी थी, ये कहते हुए कि मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे अपने घर जाना है, अपने मम्मी पापा के पास जाना है। संगीता ने सुमन का हाथ पकड़ लिया, कहा कि सुमन तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दी थी और तुम मान भी गई थी, फिर तुम अब ऐसा क्यों कह रही हो। लेकिन सुमन फिर भी कुछ भी अपनी सास को सुनने को तैयार नहीं थी और फिर वो रोते हुए बोली कि आंटी जी आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रह सकती हूँ। आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं अपने मम्मी पापा को आपकी सच्चाई नहीं बताऊंगी, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगी, बस आप मुझे इस घर में रुकने के लिए मत कहिए। लेकिन फिर भी वो संगीता पूछती है कि सुमन मुझे बताओ तो सही कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, मैं सच जानना चाहती हूँ। सुमन से वो कहती है कि देखो सुमन, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम अरविंद की सच्चाई मुझसे जरूर बताओगी। तभी सुमन कहती है कि आंटी मैं अरविंद के बारे में आपसे कुछ नहीं कह सकती हूँ, अगर मैंने आपको अरविंद के बारे में बोल दिया तो फिर वो मुझे जान से मार देगा और मुझे अपनी जान की परवाह तो नहीं है, लेकिन अरविंद मेरे भाइयों को भी नहीं छोड़ेगा, तो प्लीज मुझे जाने दीजिए। सुनीता के विनीत आंखों में ऐसी विनती के करोल भाव थे कि संगीता रोक नहीं पाई थी। सुमन चली गई थी और संगीता ये इंतजार कर रही थी कि अब कुछ ही देर में सुमन के माँ बाप का फोन आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शायद सुमन ने अपने माता पिता से कुछ कहा ही नहीं था। अरविंद की 3 पत्नियों ने तो दूसरे ही दिन तलाक की मांग कर दी थी, लेकिन सुमन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था। इसका मतलब ये था कि सुमन जो है वो अभी भी अरविंद की पत्नी थी। संगीता ने ये सोचा कि अब मैं
अब वो अरविंद का चेकअप करा के ही रहेगी। अपने होशो हवास में तो अरविंद ऐसा उसके साथ करने नहीं देता और इसीलिए एक दिन संगीता ने अरविंद के खाने में नींद की दवाई मिला दी। अरविंद की गहरी नींद में जाते ही संगीता ने डॉक्टर को फोन किया और डॉक्टर ने अरविंद के कुछ सैंपल लिए और ये बोलकर कि जैसे ही रिपोर्ट आएगी मैं आपको बताता हूँ, डॉक्टर वहां से चला जाता है। और फिर बेसब्री से संगीता अपने बेटे के रिपोर्ट का इंतजार करने लगती है। अगले दिन डॉक्टर का फोन आया और उसने कहा कि अरविंद एकदम नॉर्मल है, उसकी सारी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल आई है। अब ये सुनकर के संगीता के आश्चर्य की कोई सीमा ही नहीं थी। अगर अरविंद नॉर्मल लड़का है तो फिर शादी की पहली ही रात में उसकी पत्नी क्यों भाग जाती थी। ये सोच सोच करके संगीता का दिमाग फटने लगा था और फिर कुछ सोच करके वो सुमन के पास गई। सुमन के माता पिता ने संगीता की बहुत इज्जत की क्योंकि उन्हें सच्चाई के बारे में कुछ पता नहीं था। उन्हें लगता था कि वो उनकी बेटी को घर ले जाने के लिए आई थी। अब संगीता को देखते ही सुमन डर गई थी और फिर वो संगीता के साथ ज्यादा देर बैठी भी नहीं और कमरे के अंदर चली गई। और फिर वो संगीता के पीछे भी सुमन के पीछे संगीता भी चली जाती है। अब सुमन जो है वो संगीता को देखते ही बोली कि आंटी जी, मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं आपके घर में नहीं रह सकती हूँ, तो फिर आप मुझे लेने के लिए यहाँ पर क्यों आ गई। संगीता ने सुमन को बहुत ही प्यार से अपने पास बैठाया और फिर उसके सामने हाथ जोड़ते हुए बोली कि सुमन, मेरी उम्मीद की आखिरी किरण अब तुम ही हो। अब तुम ही मुझे बता सकती हो कि आखिर मेरे बेटे में ऐसी क्या कमी है। एक मजबूर माँ तुमसे हाथ जोड़ करके विनती करती है, प्लीज मना मत करना। अब संगीता के आंखों में आंसू और जुड़े हुए हाथ देख करके सुमन ने उसका हाथ थाम लिया और बोली कि आंटी जी, मैं मजबूर हूँ, प्लीज आप मेरे सामने ऐसे हाथ मत जोड़िए। जब सुमन किसी तरह सच्चाई बताने के लिए राजी नहीं होती है तो फिर संगीता ने सुमन से कहा कि ठीक है, तुम अपने मुंह से कुछ मत बताओ, मैं खुद अपने आंखों से देख लूंगी, लेकिन तुम बस मेरी मदद तो कर ही सकती हो इसमें। तुम आज रात के लिए बस मेरे बेटे के कमरे में जाकर के रुक जाओ, मैं सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख लूंगी। पहले तो सुमन इस चीज के लिए मना करती है, लेकिन संगीता के बहुत समझाने पर कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तब जाकर के वो मान जाती है। संगीता सुमन को अपने साथ घर लेकर आ गई। सुमन के माता पिता ने बहुत ही खुशी के साथ अपनी बेटी को विदा किया था। एक बार फिर से सुमन को दुल्हन बना करके अरविंद के कमरे में बैठा दिया जाता है। अरविंद को संगीता ने पहले ही फोन कर दिया था कि सुमन घर आ गई है, तो तुम भी आज ऑफिस से जल्दी आ जाना। आज संगीता ने ये बताया था कि मैं घर पर नहीं हो रहूंगी क्योंकि तुम्हारी मौसी की तबीयत खराब है, तो मैं वहां जा रही हूँ और रात भर मैं वहीं पर रहूंगी। अब संगीता की बात सुन करके अरविंद ने सिर्फ मुंह में जवाब दिया था और फोन काट दिया था। संगीता जो है वो अरविंद के ही कमरे में छुप करके बैठ जाती है और आज वो सब कुछ अपनी आंखों से देख लेना चाहती थी। कुछ ही देर में दरवाजा खुला था और अंदर कमरे में अरविंद दाखिल हुआ था। उसने एक नजर में सजी सवरी बैठी सुमन पर डाली थी और बिना कुछ कहे वो बाथरूम में चला गया था। सुमन डरी सहमी सी बैठी थी कि जैसे वो अभी उठ करके भाग जाएगी। संगीता भी सांस रोक करके आने वाली सिचुएशन के लिए खुद को तैयार कर रही थी कि तभी अचानक से बाथरूम से किसी चीखने की आवाजें आने लगी। आवाजें सुनते ही सुमन जो है वो बेड से उतरकर नीचे खड़ी हो गई थी और डर से वो थर थर कांपने लगी थी। संगीता भी हक्का बक्का सी वहीं छुपी हुई थी। अंदर तो अरविंद गया था, तो फिर ये औरत की आवाज कहाँ से आ रही थी। तभी अरविंद बाहर निकला और फिर अरविंद को देखते ही उसकी माँ बेहोश होते होते बची थी। उसने अपना हुलिया एकदम से ही बदल लिया था। उसने औरतों जैसे कपड़े पहन लिए थे और बहुत ही बेहुदा सा, या फिर यूं कहे कि वो बहुत ही डरावना सा मेकअप भी कर चुका था। आंखों में जैसे उसके खून उतरा हुआ था और आवाज भी लड़की की ही तरह वो निकाल रहा था। उसने कहा पत्नी से कि तुमसे मना किया था ना कि जिंदगी में मेरी दोबारा मत आना, तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब तुम अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार होगी। बहुत ही भयानक हंसी हंसता हुआ अरविंद जो है वो सुमन की तरफ बढ़ते जा रहा था। सुमन जो है वो चिल्लाते हुए सास के पास भाग गई थी और तब संगीता भी बाहर आ गई थी और फिर अरविंद को वो रोकने की कोशिश कर रही थी कि अरविंद तुम्हें ये क्या हो गया, तुम होश में तो हो। अरविंद ने संगीता को जोर से धक्का दिया, यानी कि अपनी माँ को। कहता है कि कौन अरविंद, ने मेरा नाम परमिला है। मौका देख करके सुमन कमरे से भाग जाती है। इससे पहले कि अरविंद फिर से अपनी माँ के पास जाता, माँ भी उसके कमरे से बाहर निकल गई और कमरे को अंदर से बाहर से बंद कर दिया। अरविंद के भयानक हंसी संगीता को बाहर तक सुनाई दे रही थी। संगीता जो थी वो डरी समेत सुमन को अपने सीने से लगाए बैठी थी। हालांकि संगीता भी बहुत सख्ते में थी और काफी ज्यादा डरी हुई थी। सुमन कहती है कि आंटी जी, मुझे नहीं मरना है, अरविंद मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो फिर वो मुझे मार डालेगा, साथ में वो मेरे भाइयों को मार देगा। मेरे भाइयों को और मुझे बचा लीजिए आंटी जी। संगीता कहती है कुछ नहीं होगा सुमन, बिल्कुल शांत हो जाओ, मैं सब कुछ संभालूंगी। संगीता का जो दिमाग था दोस्तों वो थोड़ा थोड़ा काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले उसके दिल में यही ख्याल आया है कि शायद अरविंद पर किसी भूत का साया है। और फिर सुमन को उसने अपने रूम में ले जाकर के सुला दिया और सुबह उठते ही सबसे पहले संगीता ने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन किया। 8 बजे डॉक्टर उसके घर पर भी आ चुके थे। डॉक्टर को संगीता ने सारे हालात से अवगत कराया। साथ ही डॉक्टर से उसने ये भी कहा कि मुझे लगता है कि अरविंद पर किसी भूत का साया है।
संगीता की बात सुनकर के डॉक्टर ने कहा था कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई भूत कसाया है, मुझे तो अरविंद एक दिमागी मरीज लगता है, उस पर पागलपन के दौरे पड़ते हैं। ऐसे मरीज जो है वो किसी मूवी या किसी कहानी में डूब जाते हैं और फिर उसी के कैरेक्टर में वो खुद को उतार लेते हैं। लेकिन हाँ, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, इस मर्ज का इलाज है, अपनों के प्यार से और कुछ दवाइयों के जरिए मरीज को ठीक किया जा सकता है, बस थोड़ा टाइम लग जाता है, बट हाँ, मरीज जो है वो बिल्कुल ही ठीक हो जाते हैं। नई दुल्हन को देख करके अरविंद पर पागलपन के दौरे पड़ते थे और ये दौरा अरविंद को क्यों पड़ते थे, उसका सुराग उसके ही कमरे से मिलने वाला था। एक बार अगर सुराग हाथ में लग जाता तो उसका इलाज अच्छे से किया जा सकता था। डॉक्टर संगीता को तसल्ली देकर के चले जा चुके थे और सुमन भी जाग चुकी थी और अब सुमन भी थोड़ा सामान्य लग रही थी। सुमन को सास ने नाश्ता कराया। अब नाश्ता करते हुए सुमन बोली कि मुझे लगता है कि अब मुझे अपने घर चले जाना चाहिए। सुमन के सर पर प्यार से हाथ करते हुए संगीता बोली कि सुमन बेटा, सबसे पहले तो तुम मुझे अब आंटी कहना बंद करो, तुम मुझे मम्मी जी कहा करो। और दूसरी बात यह है कि अब यही तुम्हारा घर है। इतना सब कुछ अपनी आंखों से देखने के बाद भी सुमन कहती कि आप ऐसा कैसे कह सकती है। सुमन ने ये बात उससे हैरानी से पूछा। संगीता ने सुमन से कहा कि अभी अभी मेरी डॉक्टर से बात हुई है, अरविंद बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बस उसे थोड़े से प्यार और थोड़ी सी देखभाल की जरूरत है, जो कि हम दोनों मिलकर के उसे देंगे। संगीता कहती है कि मेरा यकीन करो, अरविंद बहुत अच्छा लड़का है और तुम्हें वो बहुत प्यार से रखेगा। बहुत देर तक समझाने के बाद और अपने माँ बाप के हालात को देखने के बाद आखिरकार सुमन भी राजी हो जाती है और संगीता ने बहुत ही प्यार से सुमन से कहा था कि सुमन बेटा, अब तो एक बार कम से कम मुझे मम्मी जी कहो। और सुमन ने मुस्कुराते हुए संगीता को मम्मी जी भी कहा था, जिसे सुन करके संगीता के दिल में ठंडक उतर गई थी। संगीता को अब उम्मीद की किरण नजर आ गई थी कि अब उसका बेटा ठीक हो जाएगा और उसका भी घर बच जाएगा। 10 बजे के करीब अरविंद के दरवाजे पर खटखट की आवाज आई थी। संगीता ने कांपते हुए जाकर के दरवाजा खोला था और सुमन को उसने अपने कमरे में भेज दिया था। अरविंद एकदम से तरोताजा होकर के तैयार खड़ा था और उसे देखते ही वह नाराजगी से बोला कि क्या बात है मम्मी, आपने मेरा दरवाजा किसने बाहर से बंद किया? मुझे ऑफिस के लिए कितना देर और आपको नहीं समझ में आ रहा था? संगीता ने एकदम ही नॉर्मली बोली कि ठीक पता नहीं बेटा, ये किसने किया होगा, चलो तुम नाश्ता कर लो। संगीता ने उसे कुछ भी जाहिर नहीं होने दिया। अरविंद ने आकर के नाश्ता किया और फिर वो ऑफिस के लिए निकल गया। अरविंद के ऑफिस निकलते ही सबसे पहले संगीता अरविंद के कमरे में गई और उसके कमरे की तलाशी ली। संगीता को कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, सामने ही बेड पर उसे कुछ किताबें देखी। सुमन भी उस वक्त उस कमरे में आ चुकी थी। सारी किताबें जो थी वो सेम ही थी। सभी किताबों में एक ही उपन्यास था, जिसमें कोई परमीना नाम की लड़की थी और शादी की रात ही उसके पति ने उसे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया था और अगले ही दिन दूसरी दुल्हन ने आया था। परमीला जो थी वो धीरे धीरे बीमारी मरीज बन गई थी और दुल्हन को देखते उसे दौरे पड़ने लगे थे। अब तो किसी शादी में वो दुल्हन को देखती तो उसे मारने के लिए भागती थी। परमीला के ससुराल वालों ने उसे पागल घोषित कर दिया था और उसे उसके मायके भेज दिया था। दुल्हनों को देख करके परमीला का पागलपन जो था वो कम नहीं हुआ था और परमीला के कैरेक्टर में ही अरविंद ने खुद को उतार लिया था। संगीता ने डॉक्टर को फोन करके ये सारी बात बताई। डॉक्टर ने कहा कि आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत, मैं कुछ दवाइयां दे देता हूँ और जो उपन्यास अरविंद पढ़ता है वो सारी किताबें जो है वो आप रूम से बाहर निकाल दीजिए। धीरे धीरे प्यार से अरविंद को समझाना पड़ेगा, उसे परमीला के कैरेक्टर से निकालना पड़ेगा। अब दोस्तों धीरे धीरे डॉक्टर की दवाइयों से और सुमन और संगीता के मेहनत से अरविंद भी ठीक होने लगा था। सुमन जो है वो अरविंद के सामने बिल्कुल सिंपल रहती थी, कोई भी बनाव श्रृंगार नहीं करती थी। अरविंद के व्यवहार में बहुत ज्यादा बदलाव भी आने लगा था। उसकी आंखों में अब सुमन के लिए प्यार नजर आता था। सुमन कहीं भी जाती तो अरविंद की निगाहें उसका पीछा किया करती थी। अरविंद का इलाज चलते हुए अब 3 महीने का समय बीत चुका था। सुमन ने जिस मेहनत और लगन से अपनी सासू माँ का साथ दिया था, उसकी सासू माँ उसकी कायल हो चुकी थी। कोई बहुत ही अच्छे कर्म किए थे जो कि उसे सुमन जैसी बहू मिली थी। सुमन जो थी वो अभी भी उसके साथ उसके ही कमरे में सोती थी अपनी सास के साथ। लेकिन आज संगीता ने सोच लिया था कि अब सब कुछ फाइनल हो जाना चाहिए था। अब संगीता को विश्वास हो चुका था कि उसका बेटा बिल्कुल ठीक हो चुका है। तभी उसने सुमन से कहा कि सुमन, आज तुम्हें एक आखिरी कदम और उठाना पड़ेगा और फिर उसके बाद तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। सुमन जो है वो ना समझी से अपनी सास की तरफ देखती है और फिर संगीता उसे समझाती है कि सुमन, आज तुम्हें दुल्हन बन करके अरविंद के कमरे में जाना होगा। सुमन जो है वो अपनी सास की बात सुनकर के डर जाती है, लेकिन फिर जल्दी संभल भी जाती है। शायद उसे भी यकीन था कि अब उसका पति अरविंद ठीक हो चुका है और वो भी अरविंद की प्यार भरी नजरों को समझ चुकी थी। सुमन से उसकी सास कहती है कि बेटा, तुम्हें अब कोई डरने की जरूरत नहीं है, तुम दरवाजा खुला रखना और मैं दरवाजे के ही बाहर खड़ी रहूंगी जब तक कि तुम्हारे बीच में सब कुछ ठीक नहीं हो जाता है। जैसे ही तुम्हें कुछ गलत महसूस है तो फिर फौरन से बाहर भाग आना। रात को अरविंद के आने से पहले ही उसने सुमन को दुल्हन की तरह सजाया और अरविंद के बेड को भी बहुत ही खूबसूरती से उसकी माँ ने सजा दिया था। अब अरविंद के आने का भी टाइम हो चुका था।
सास ने सुमन को ले जाकर सजे सजाए बेड पर बैठाकर बाहर आ गई थी। अब थोड़ी देर में अरविंद भी आ चुका था और खाना खाते हुए अरविंद की निगाहें जो थी वो इधर उधर कुछ ढूंढ रही थी। संगीता समझ गई थी कि वो किसे ढूंढ रहा था, लेकिन फिर भी संगीता अनजान बनने का दिखावा करती है। और कुछ देर बाद अरविंद खुद ही बोला कि मम्मी सुमन कहीं नहीं दिखाई दे रही है, क्या वो कहीं गई हुई है? संगीता के बोलने से ही पहले श्रुति बोल पड़ी कि भैया भाभी तो आपके ही। इससे पहले कि श्रुति अपनी बात पूरी करती उसकी मां ने उसे चुप करा दिया और फिर संगीता ने मुस्कुराते हुए कहा कि अरविंद पहले तुम अपना खाना खत्म करो और फिर उसके बाद अपने कमरे में जाओ, तो फिर तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। और खाना खाने के बाद अरविंद अपने कमरे में चला गया। संगीता का दिल आज फिर भी जोरों से धड़क रहा था कि अब पता नहीं क्या होने वाला था। हे भगवान सब कुछ ठीक हो, वो प्रार्थना कर रही थी। और संगीता भी अरविंद के पीछे पीछे चली और बाहर गेट पर रुक गई और फिर वो अंदर से कान लगाकर सुनने की कोशिश कर रही थी कि अंदर सब कुछ ठीक तो है। खड़े खड़े वहां पर संगीता को काफी देर हो चुकी थी, लेकिन अभी तक अंदर शांति थी। और फिर कुछ ही देर में सुमन और अरविंद की उसे सरगोशियां सुनाई दे जाती है, लेकिन प्यार वाली सरगोशियां। अब संगीता मुस्कुरा देती है। अब अंदर तक उसे सुकून आ गया था और मन ही मन संगीता ने भगवान को धन्यवाद दिया और अपने कमरे में आकर के सुकून से लेट गई। सुबह उसकी आंख बहुत देर से खुली थी और जल्दी जल्दी से उठकर वो किचन की तरफ भागी तो सुमन को वो पहले से ही किचन में मौजूद पाती है। सास को देख करके सुमन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सुमन की झुकी हुई नजरें और शर्मीली मुस्कुराहट से संगीता पहचान गई थी कि सब कुछ ठीक हो चुका है। और फिर संगीता ने प्यार से सुमन के माथे को चूमते हुए कहा कि सुमन बेटा तुम इतनी सुबह सुबह किचन में क्या कर रही हो? सुमन जो है वो थोड़ा मुस्कुराते हुए बोली कि मम्मी जी अरविंद को कॉफी चाहिए थी तो बस वही बना रहे थे। सुमन को कॉफी बनाता छोड़ करके संगीता बाहर हॉल में आकर सोफे पर बैठ करके आंखें बंद कर ली थी। आज उसके अरविंद और उसकी बहू और बेटे की जिंदगी में खुशियां ही खुशियां थी। भगवान उसके परिवार को किसी की नजर ना लगे, यही प्रार्थना करते हैं हम भी। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई रहस्यमयी कहानी में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।